कहा ये है आज़म साहब ने कि ये जो मुफ़ाहमत का दरवाज़ा है इस पर एक लॉक लगा है और वो लॉक है 9 मई का, सानिया है 9 मई का, और उसकी चाबी जो है वो मुआफ़ी है। और वो ज़ाहिर है कि अगर बानी पीटीआई या उनकी जमात की तरफ से माफ़ीनामा आ जाता है तो फिर शायद ये ताला खुल जाएगा और मुफ़ाहमत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। आपको लगता है कि इस ऑप्शन पर गौर करने के बाद, बातचीत करने के बाद और उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेने के बाद, कबूल कर लेने के बाद, क्योंकि फ़ाइन अगर माफ़ी भी मांगना पड़ती है तो हम मांग लेंगे, उसके बाद अभी ऑफ़र दी गई है, या वहीं के वहीं सारे मामलात रख के कप्तान सोच रहे हैं कि फिर से एक ऑफर देख के देखते हैं मुज़ाकरात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, बहुत शुक्रिया। आज़म साहब ने बड़ी बेहतरीन तजिया निगारी की है। देखिए जी जी। अस्मा, हमने तारीख से हमेशा चीज़ों को सीखना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि पिछली बातें नहीं दोहरानी चाहिए, लेकिन जब तक आप तारीख से कोई सबक नहीं लेते तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने देखा कि एक वक्त था, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता, एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत बुरा वक्त था और उनके ऊपर अल-जुल्फ़िकार दहशतगर्द तंजीम का एक धब्बा लगा हुआ था, जिसने पीआईए का एक जहाज भी अगवा किया था और उसमें मर्डर भी हुआ था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मुफ़ाहमत हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बनी। फिर आप नवाज शरीफ का दौर ले लें, उसमें चले, वो जो तैयारा हुआ था वो केस भी हुआ, उसके बाद डॉन लीक्स भी आया और बहुत सारी इस किस्म की बातें आई और लग रहा था कि बिल्कुल नामो निशान इन पार्टीज का मिट गया है या इन लीडर हजरात का नामो निशान मिट गया है। लेकिन तमाम लोग डील करके वापस आए। अभी भी ये है कि 9 मई का बयानिया बना के उसकी ओवट में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। चले, जहां तक आर्मी चीफ बात करते हैं, आर्मी बात करती है, अपनी शोधा की बात करती है, वहां तक तो समझ आता है। लेकिन पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास अब कोई भी उनका जो है वो बयानिया बाकी नहीं रह गया, तो वो सिर्फ 9 मई के पीछे छुपना चाहते हैं, क्योंकि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन इस मुल्क में होते हैं तो उन्हें पता है कि उनका इंजाम क्या होगा। जो पार्टियां मुश्किल हालात में होती है उनके साथ इसी किस्म का तफरका उनकी पार्टी में पड़ा होता है। लेकिन आपने देखा कि 8 फरवरी 2024 को किस तरह थर्ड टियर के लोगों को इमरान खान साहब की तरफ से टिकट जारी किए गए और जो है निशान भी बल्ले का नहीं था, मुख्तलिफ निशानात थे, लेकिन इमरान खान ने जिसके ऊपर हाथ रखा वो कैंडिडेट जीता और पीटीआई ने भारी अक्सरियत 2024 के इंतखाबात में पाई। तो अभी भी ये है कि जब बानी पीटीआई वापस आते हैं तो वो पार्टी तो सारी दोबारा इंटैक्ट हो जाएगी। और मुफाहमत और डील में ये फर्क होता है कि जब डील हो रही होती है तो फिर अडयाला के सामने जाती उमरा से बावर्ची मंगवाया जाता है, उसको खाना पकाने की फैसिलिटीज दी जाती हैं, दिन में 200-200 लोग मिलते हैं। और जहाँ पे डील ना हो रही हो वहाँ पे उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जाता। तो मेरे ख्याल से मुफाहमत और डील, इन दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आइन और कानून की हुक्मरानी पे बात करूंगा, जो इलेक्शन चोरी किया गया उस पर बात करूंगा, तो ये मुफाहमत की बातें, ये डील की बातें नहीं। अमेरिका को इस तिजारती वॉर से 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का तिजारती खसारा जो है वो कहीं ना कहीं फेस करना पड़ सकता है। सर मुझे बताइए कि चीन और यूरोप, क्योंकि अगर ये बात इसलिए की जा रही है कि चीन और यूरोप अगर अपने लिए ट्रेड की कोई नई पॉलिसीज़ बना लेते हैं, नई मंडियाँ तलाश कर लेते हैं, तो फिर आप नहीं समझते कि अमेरिका को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? नसीम साहब देखिए, बात यह कि इस चीज़ से तो यूरोप में भी बहुत इफेक्ट हुआ, बल्कि आपने देखा कि पूरी दुनिया की जो एक्सचेंज है वो नीचे आई थी। ये कहने को तो ट्रम्प साहब अपने आप को बड़ा कामयाब बिजनेसमैन कहते हैं और है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो ये मूव चली है उसकी वजह से अमेरिका को खुद बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और अमेरिका के अंदर बहुत नुक्ताचीनी की जा रही है। आपने देखा कि कांग्रेस भी इस चीज़ों के खिलाफ बात कर रही है, तो ये बिल्कुल कोई कैलकुलेटेड उनकी मूव नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल अतल पतल में ये बात की है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अपनी मकबूलियत भी सर उनकी बहुत ज्यादा गिर गई नसीम साहब इसके बाद, जो वहाँ पे ग्राफ बता रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। काम की मैं बात कर रही थी, ये जो रसीदें वगैरह आती हैं शॉपिंग के बाद, ख़रीदारी के बाद, बहुत सारी जगहों पर हम खुद, बहुत सारे लोग हम में से, मैं आवाम की बात कर रही हूँ, ख़रीदारी की रसीद नहीं लेते हैं। रसीद ले लेते हैं तो उसको सही तरह से देखते नहीं हैं, देख लेते हैं तो उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं कोई तजवीज़ दी जानी चाहिए कि इस पर भी सख्ती की जाए तो बहुत सारे मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं? सर बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है घपलों को रोक के। अस्मा, बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि दुनिया में इसी के रास्ते तरक्की हो रही है और पाकिस्तान में भी इस तरह के मामला हो चुके हैं। जिस तरह पहले शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट न करते थे और उसके बाद वो डिजिटलाइज हुए, तो आपने देखा कि कितनी बेहतरी आ गई और उसमें कितनी करप्शन भी कम हो गई और उसमें 2 नंबरी बहुत ही कम जो है वो तादाद में होती है। इसी तरह मैं अगर देखूँ तो पीटीआई के दौर का कोई मैं तारीफ नहीं करने लगा, लेकिन पीटीआई के दौर में एफबीआर ने स्कीम शुरू की थी कि आप जिस भी शॉप पे जाएं उनसे आप रसीद जरूर लें और उनकी रसीद स्कैन करने के बाद
उन्होंने अपना एक ऐप बनाया था कि आप इस ऐप के ऊपर भेजें, तो हम बताएंगे कि ये सही तरीके से टैक्स अदा कर रहे हैं या इन्होंने जाली काम किया हुआ है। तो इसमें पूरी कौम का भी जिम्मेदारी बनती है। नौशाद अली साहब ने बिल्कुल सही तरफ पॉइंट आउट किया कि हम भी इसका शिकार भी होते हैं और हमें इसमें हुकूमत की मदद भी करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत को और एफबीआर को भी ऐसा सिलसिला लाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐप का दौर है, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी ऐप्स बना दें तो जिसपे आप कंप्लेंट कर सके। जैसे आपको ठीक। आपने 3,700 का खाना मंगवाया और हमें नहीं खिलाया और आपको 900 रुपए की रसीद आ गई, तो ऐसे आपको ऐसे भी सब चाहिए कंप्लेन करें ताकि ये बात आगे चल सके और जो डिपार्टमेंट्स में करप्शन है उसको भी कम होना चाहिए। जी अस्सलाम।